नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे पेपर टू प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सेमेस्टर 2 का। इसी की सीरीज में यूनिट 3 का 9th टॉपिक जो है NPEGEL, ये क्या चीज है प्रशिक्षुओं, देखते हैं। NPEGEL है हमारा NPGEL है हमारा नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। अब प्रशिक्षुओं, हम पहले से ही जान रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना। ठीक है, प्रारंभिक स्तरीय बालिका शिक्षा परियोजना। अब इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं हम लोग। तो इस परियोजना की संकल्पना एसएसए के संशोधित प्रारूप के रूप में की गई। प्रशिक्षुओं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एसएसए के अंतर्गत जब एजुकेशन फॉर ऑल किया गया, सर्व शिक्षा अभियान, तो पाया गया कि भाई लड़कियों का नामांकन उस हिसाब से नहीं हो रहा है जितना एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए इसके अंतर्गत कुछ और परियोजनाएं लाने की विचार विमर्श हुआ और उसी के तहत एक परियोजना जिसका नाम है NPEGEL, यह क्रियान्वित किया गया। इसका लक्ष्य क्या था? ऑब्वियसली यहाँ पर हम बालिकाओं के शिक्षा पर ही विशेष ध्यान देंगे। तो कुछ जो बालिकाएं अभी भी नहीं पढ़ने के लिए विद्यालय तक पहुंच पा रही थी, तो उनको किस प्रकार से बुलाया जाए, तो इसके लिए ही ये आयोजना लाई गई। इसका लक्ष्य था अतिरिक्त सुविधाओं सहित कक्षा 1 से 8 तक की अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। अगर विद्यालय में शिक्षा सुविधाएं हैं तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो बालिकाओं के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ ग्रहण करते हुए और किन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, इसको ध्यान में रखते हुए वहां उसे मुहैया कराना। और ये बालिकाएं किस वर्ग से आती हैं? अपवंचित वर्ग से। कहीं ना कहीं वो डिप्राइव्ड हैं, इसलिए उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता पड़ी। अब NPEGEL का क्रियान्वयन क्षेत्र, क्रियान्वयन इसलिए क्षेत्र क्या है? वो डिप्राइव्ड क्लास कहाँ पाई जा रही है ये लोकेट कर ले। तो लोकेट जब किया गया तो ऐसी जगह पर उनको आप पिछड़े जगह कह सकते हैं, या पिछड़े रूप से ब्लॉक जो है, खंड जो है, जहां पर औसत साक्षरता के अनुपात में महिला साक्षरता न्यूनतम। और कौन से क्षेत्र सिलेक्ट किए गए, चयनित किए गए? जहां पर लैंगिक अंतराल अधिक। ठीक, और ऐसे ब्लॉक जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या न्यूनतम, कम से कम, न्यूनतम कितनी? कम से कम 5%, और उनमें भी अनुसूचित जाति और जनजातियों की महिला साक्षरता क्या हो? 10% से न्यूनतम। और तीसरा कौन सा, इसमें तीसरा क्षेत्र कौन सा चयनित किया गया? मलिन बस्तियां। नगरों में, ग्रामीण की बात करें, मलिन बस्तियां, नगरों में जिनको आप नगरीय झुग्गी झोपड़ी भी कहते हैं। तो
आपको समझ में आ गया बालिकाएं कहाँ से चयनित की गई, किन बालिकाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया या लाया गया। तो ये 3 क्षेत्र थे जहां इनको क्रियान्वित किया गया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वहां का जो जन समुदाय था उनका माइंडसेट ऐसा था कि बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण के लिए वो विद्यालय नहीं भेजते। तो उन्हें ये बताना कि भाई नहीं, आप ये बालिकाओं की शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए, आप इसके प्रति थोड़ा संवेदनशील और जागरूक बनिए। लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच रही हैं, अगर आप इनको शिक्षित करेंगे तो ये बहुत आगे जाएंगी। इस तरह से ऐसे जन समुदाय को प्रेरित किया गया कि वो बालिकाओं को विद्यालय भेजे। ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए ही ये योजना बनाई गई। तो दूसरा, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों, ये पाया गया प्रशिक्षुओं कि कई स्कूलों में, विद्यालयों में जो शिक्षक हैं वो बहुत बालिका शिक्षा को बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं। तो वो उनको इस तरह से बोलते हैं, अगर बालिकाएं आती भी हैं, पहली बात तो जागरूकता में उनके पेरेंट्स से संपर्क नहीं करते, और यदि आ भी जाती हैं तो उनके शिक्षा के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक नहीं रहते, उदासीन रहते हैं। ऐसे शिक्षकों को भी बालिका शिक्षा के उन्नयन तथा संवेदीकरण का प्रशिक्षण देना, क्योंकि देखिए प्रशिक्षुओं, समुदाय तो उन्हीं से बनता है, जो शिक्षक भी तो समुदाय का ही पार्ट है। तो माइंडसेट एक बार जब जो होता है उस समुदाय का, तो उसके लोगों का भी वही माइंडसेट बन जाता है कि नहीं, इनके पेरेंट्स तो भेजेंगे नहीं, या ये इनको ज्यादा पढ़ाना तो है नहीं, ये थोड़े दिन बाद निकल जाएंगी। इस तरह से फिर इनको रोटी पानी की ही व्यवस्था करनी है, घर गृहस्थी चूल्हा चौका ही करना है। तो इस तरह से वो भी उन्हीं की बातों को मानने लगते हैं और उसमें उनकी बालिकाओं की शिक्षा पर इतना विशेष ध्यान नहीं देते। तो नामांकन और ठहराव में वृद्धि के लिए पाया ये गया कि ये बालिकाएं इसलिए भी विद्यालय नहीं आती थी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी देखरेख के लिए वो घर पर ठहरती थी। तो ऐसे छोटे भाई बहनों के लिए भी उन्होंने शिशु शिक्षा केंद्र ही खोल दिया। तो आओ भाई, अपने भाई बहनों को भी लेकर आओ और उनको विद्यालय परिसर में स्थापित शिशु शिक्षा केंद्र में डाल दो, वो भी, उनकी भी देखभाल हम कर देंगे, मगर तुम पढ़ो। तो एनपीजीएल के उद्देश्य क्या हो गए? क्योंकि ये बालिकाओं का प्रोग्राम है, इसलिए बालिका शिक्षा हेतु सामुदायिक सहयोग का सृजन। ठीक है, अभी मैंने बताया जन जागरूकता रैली करे या जन जागरण के थ्रू उनके पेरेंट्स का माइंडसेट ठीक करे, अध्यापकों का भी माइंडसेट ठीक करे, और कुछ एनजीओज को भी गतिशील बनाए। ठीक है, जन समुदाय गतिशील हो गया, अध्यापक और एनजीओज को भी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी। प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल कम करे या दूर ही कर दे तो सबसे बेहतर है। प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल को कम या दूर करें। क्रियान्वयन कार्य और उपलब्धियां क्या क्या हैं? तो जब ये कार्य किया गया तो उसकी उपलब्धियां देखिए। प्रत्येक जनपद के कम महिला साक्षरता वाले ब्लॉक अथवा न्याय पंचायत में एक विद्यालय को आदर्श संकुल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक मॉडल क्लस्टर रूप में एक विद्यालय आ गया। ऐसा स्कूल बनाया जाए जहां जो लोगों को प्रेरणा दे सके, इसे मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। और कैसे हम मॉडल बना सकते हैं उसको? उस स्कूल में विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा पर केंद्रित अपना ध्यान करें। क्या करेंगे? ऐसे चयनित आदर्श स्कूल में 100% या 100% नामांकन करें बालिकाओं का, ठहराव सुनिश्चित करें और उनको गुणवत्ता परक शिक्षा दें और उनके गुणवत्ता में वृद्धि करें। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं हेतु व्यावसायिक शिक्षा। जी हाँ, मोस्टली पेरेंट्स ये कहते सुने गए कि भाई जाएंगी
पढ़ लिख लेंगी तो क्या करेंगी आप? आखिर पढ़ लिख कर उनको क्या काम होगा? करना इन्हें चूल्हा चौका ही है। तो उनको ये माइंडसेट बदलने के लिए, उनकी ये माइंडसेट बदलने के लिए, मानसिकता बदलने के लिए बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा दी गई, ताकि वो घर की आर्थिक स्थिति में भी बढ़त करने में सहयोग कर सके। कि भाई ऐसा नहीं है मात्र हम विद्यालय जाकर बस पढ़ लिख कर घर पर ही नहीं, कुछ आर्थिक सहायता भी आपको कर सकते हैं, ताकि इससे भी प्रेरित होकर पेरेंट्स उनको पढ़ाएं लिखाएं। मुक्त विद्यालय के माध्यम से उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा हेतु प्रयास। तो मात्र प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करके ही ना बैठ जाएं, बल्कि उच्च प्राथमिक शिक्षा भी ग्रहण करें। और अगर ऐसे नहीं हो सकता तो मुक्त विद्यालय से ही कर लें। अगर कोई कठिनाई आ रही तो मुक्त विद्यालय से कर ले। मान लीजिए फेल हो जा रहे हैं या ड्रॉप आउट है, शाला बीच में वो त्याग दिए हैं, फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का मूल्यांकन करके उन बालिकाओं को ग्रीष्मकालीन शिविर के माध्यम से, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे लोगों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर के माध्यम से मूल्यांकन करके उन्हें शिक्षित किया जाता है। जो भी विषय उनका कमजोर है उसके लिए उपचारात्मक शिक्षा शिविर का आयोजन किया जाता है। और अगर सारे ही विषय में फेल हैं तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स या सेतु शिविर का आयोजन किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षा में मुख्य रूप से विषय आधारित शिक्षण होता है। जैसे हिंदी में कोई कमजोर हो, साइंस में हो, मैथ्स में अक्सर देखा जाता है मैथ्स और इंग्लिश जो है वो छात्रों बालिकाओं के कुछ ऐसे क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें ऐसा नहीं है। तो ऐसे रूप में उनको उपचारात्मक शिविर आयोजित करके उन्हें इसी सब्जेक्ट आधारित शिक्षा देकर फिर उन्हें मुख्य धारा में यानी प्रारंभिक शिक्षा में फिर से जोड़ दिया जाए। जहां भी उन्होंने छोड़ा है फिर से उसकी परीक्षा ली जाए, मूल्यांकन किया जाए, और परीक्षा में वो जब सफल हो जाए तो उस बेसिस पे उनको फिर से उसी विद्यालय में एडमिशन दिला दिया जाए। तो इस तरह से होता है क्रियान्वयन। अब एनपीजीएल की क्रियात्मक इकाई या यूनिट्स कौन सी हैं? तो जनपद स्तर पर जिला जेंडर यूनिट और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक क्रियान्वयन समिति, इनकी व्यवस्थाएं हैं। जनपदीय स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है? प्राचार्य डाइट होते हैं। सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। समन्वयक जिला समन्वयक बालिका शिक्षा से संबंधित। सदस्य कौन होते हैं? सरकारी और गैर सरकारी संस्था के सक्रिय प्रतिनिधि, जिनमें महिला समाख्या के प्रतिनिधि की अनिवार्य रूप से को शामिल किया जाता है। कुल इसके सदस्य 20 होते हैं। ब्लॉक स्तर पे जेंडर कोऑर्डिनेटर होता है, सहायक समन्वयक, और ये पीएसए द्वारा नामित होता है। सदस्य कौन होते हैं? अगेन सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि। नोट क्या करना है? नोट अगर जिन विकास खंडों में महिला समाख्या कार्यरत है वहां ब्लॉक क्रियान्वयन समिति में महिला समाख्या को भी शामिल किया जाए। अन्य गतिविधियां क्या है? अन्य गतिविधियां, अगर कॉपी किताब पेंसिल पाठ्य पुस्तक नहीं है तो इसके अंतर्गत 150 रुपए की निर्धारित धनराशि के अंतर्गत कागज कलम इत्यादि अभ्यास पुस्तिका स्लेट उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। इसमें इसके लिए समीक्षा हेतु कुछ बैठकें भी की जाती हैं, ताकि पता चलता रहे समय दर समय कि भाई प्रगति हो रही है या नहीं। तो जिला जेंडर यूनिट किसकी बैठक लेता है? पीटीए की, एमटीए की, इन लोगों के साथ बैठक लेता है, या अपनी भी आपस की भी बैठक लेता है। जिला जेंडर यूनिट में प्रत्येक माह की 10 तारीख को बैठक होती है। ब्लॉक स्तरीय क्रियान्वयन समिति की 4 तारीख को होती है। और ग्राम स्तरीय क्रियान्वयन हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक एमटीए या पीटीए के साथ प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को। ये था आपके एनपीईजीएल का सिलेबस कितना है, उसके लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतनी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक 10वां टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मुझसे मिलिएगा। थैंक यू सो मच।